एफएसओ के क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? आपको गाड़ी मिलती है? कंपटीशन का थॉट आया था कि इतना कंपटीशन है, अलग अलग स्ट्रीम से बंदे हैं, एग्रीकल्चर वालों को ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। ये जरूर करते थे। कोई भी स्टूडेंट सुन रहा है तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हो? देखो, ये एक्सपायरी डेट चेंज भी कर देते हैं अपना लॉस कम करने के लिए, तो आपकी क्या रेगुलेशंस बनते हैं? अनसेफ हो जाता है तो उसका फिर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डालते हैं, वो कितने एडिबल होते हैं, वो कितने हार्मफुल हो सकते हैं ह्यूमन के लिए? अब एडिटिव्स डालना भी जरूरी है। फूड पॉइजनिंग कितने लोगों को अफेक्ट कर रही है इंडिया में, आप क्या मानते हैं? फूड पॉइजनिंग का मेन कारण है पैकेट्स के पीछे ना काफी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, क्या वो सारे हमेशा सही होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी पनीर का चल भी रहा था, वो आयोडीन टेस्ट कर लो, ऐसा कुछ। पनीर में क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो एनालॉग होता है, उसमें तो क्लियर लिखा होता है कि ये एनालॉग है, पनीर नहीं है, उसका मतलब बहरूपिया है वो। जो चीज जितनी सफेद है उसमें उतनी मिलावट है, क्या ये सच है? ये बात। ये सिर्फ बुक्स कौन सी आपने फॉलो की थी? जैसे केमिस्ट्री के लिए मैंने प्योरली। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो ये है कि जो मोटिवेशन है वो टेम्परेरी है, जो डिसिप्लिन है वो परमानेंट है। अगर आप एक बैचलर्स ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, जो ऐसी जॉब जिसमें पब्लिक डीलिंग हो, जिसमें कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जो डायरेक्टली आप पब्लिक से रिलेटेड हो, और ऐसी कुछ चीजें जो आप पब्लिक के लिए दे सकते हैं, तो एक जॉब का नाम है एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर। और आज हम आपको मिलाने वाले हैं उसी जॉब से रिलेटेड 3 सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स को जिन्होंने इस साल डायरेक्टली एफएसओ में सिलेक्शन लिया है और अभी ट्रेनिंग पे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर गोवर्धन जी का, कुलदीप जी और सोनेंद्र भाई आपका। और आज आप बताने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को कि एफएसओ क्या है, क्या जॉब रोल्स होते हैं, क्या क्या इसमें आपके पास एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कैसे कोई भी बच्चा इस एग्जाम की तैयारी कर सकता है, क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर गोवर्धन लाल कुमार है जी, और मैं भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जी। आपकी और मैंने जो अपनी पढ़ाई की है उसमें ग्रेजुएशन किया है मैंने स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से, और उसके बाद में एमएससी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चोबनेर जयपुर से। फिर उसके बाद में मैंने 2 साल टीचिंग भी करवाया था कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। उसके बाद वापस पीएचडी एनरोल हुआ था महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर से। ओके। कुलदीप जी आप? सर मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर के अंदर। एमएससी में एनरोल हुआ था लेकिन ड्रॉप आउट कर दिया मैंने, और फिर उसके बाद इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। फॉर्म भी लगभग तभी आया था। अच्छा, तो फिर वो उसी का फॉर्म आते ही आपने ड्रॉप आउट कर दिया? नहीं सर, मैंने ड्रॉप आउट पहले कर दिया था, फॉर्म 2-3 महीने बाद आया था। अच्छा। एक्चुअली तो मैं भर भी नहीं रहा था, इसको अप्लाई नहीं कर रहा था। मेरा एक दोस्त का फोन है लास्ट डेट पे कि अप्लाई तो कर दे, ठीक है। तो मैंने लास्ट डेट पे अप्लाई किया था इसको। उस दोस्त को तो बहुत याद रखता हूँ, बहुत भी। ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहले उसी को फोन किया था। चलो, बहुत बढ़िया। सोनेंद्र भाई आप अपने बारे में भी उसको बता दें। मेरा नाम सोनेंद्र सिंह जारोलिया है, मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ और मैंने मेरी ग्रेजुएशन बीटेक की हुई है डेयरी टेक्नोलॉजी में केरला से। ओके, सो आप एग्रीकल्चर से हैं दोनों और आप डेयरी टेक्नोलॉजी, और आपको ये भी एक डिफरेंट ब्यूरो मिलेगा कि कुछ ग्रेजुएशन से हैं, सर की पीएचडी भी हो रखी है, तो ऐसा कोई बार नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं ले सकते, आपको हायर स्टडीज में ही जाना है। तो हर तरीके से आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बट आप अवेयर हो उस अपॉर्चुनिटी के लिए और आपके पास राइट गाइडेंस है तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप तैयार हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर किस लेवल की जॉब है और इसका पे ग्रेड क्या है, और सैलरी आपको लाइक जो भी एक्सपीरियंस देख रहे हैं, ऑब्वियसली मनी मैटर्स, तो कहाँ से शुरुआत होती है और उसका जो प्रमोशनल हायरार्की है वो क्या होती है इसकी? देखो, पहले बात तो यही है कि राजस्थान में जो फूड लॉ है पूरे इंडिया में, तो पहले एफएसएसआई एक्ट आया था 2006 में जी। और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस 2011 में आए और इम्प्लीमेंट हुए देश के अंदर।
तो राजस्थान में उससे पहले एक PF एक्ट था जिसके अंडर फूड इंस्पेक्टर काम करते थे, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। उसके बाद जैसे ये एक्ट लागू हुआ तो फूड सेफ्टी ऑफिसर नाम से एक पोस्ट क्रिएट हुई। ठीक है। और राजस्थान में उस टाइम तक कुछ चिकित्सा विभाग के ही डेपुटेशन पर लेकर काम चलाए जा रहे थे। पहली बार वैकेंसी 2019 में आई थी, 98 पद की, 98 पद की आई थी। वो एग्जाम हुआ उसका, मैंने भी दिया था उसमें, तो थोड़ी बहुत तैयारी की थी क्योंकि उस टाइम में जॉब में था, वो मैं बताया था कॉलेज के अंदर टीचिंग करवा रहा था और फैमिली भी साथ थी मेरे, तो इतना टाइम तो नहीं मिला, खैर पेपर भी इतना अच्छा नहीं हुआ। पर मैं उस टाइम पे मैंने बोला भी था, मेरे जॉब में पढ़ाता था बच्चों को, कि मैंने कहा है कि ये बहुत अच्छी जॉब है और इसमें लगना ही चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। और इवेंचुअली उसमें नहीं हुआ, उसका फिर रिजल्ट भी आया 2 गुना का। फिर इंटरव्यू डेट आई तो कोरोना आ गया, तो वो पोस्टपोन हो गया। फिर उसके बाद में उसमें कुछ कोर्ट वगैरह का हुआ तो फाइनली कंप्लीट नहीं हुआ। फिर जो ये दूसरी वैकेंसी आई थी 2022 में, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 में आई थी, और इसका एग्रीकल्चर में मतलब बहुत ही अच्छा वो महत्व है, इतना पावरफुल जॉब है। ग्रेड पे इसका 4200 है राजस्थान में। ठीक है। लेवल 11। ठीक है। और राजस्थान में जैसे एग्रीकल्चर की बात करूँ तो मैंने PhD की थी, तो उस टाइम पे ऐसा बेसिकली PhD जाते हैं अपने AP के लिए, लेकिन राजस्थान में और सभी जगह AP में आपको पता है स्कोर कार्ड होता है, फिर इंटरव्यू होता है, टाइम भी बहुत खर्च होता है। जिस यूनिवर्सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे 2 रिक्रूटमेंट आए थे, एक कैंसिल हो गया, एक भी पेंडिंग ही है, 4-5 साल हो गए। ठीक है। तो मैं उस पर रिलाई नहीं करना चाह रहा था कि भाई इसमें शायद अपना नहीं बैठेगा, तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट में आने का सोचा। और जैसे मैंने PhD में एनरोल किया था तो मेरे एडवाइजर थे, मेजर एडवाइजर डॉक्टर अमित दादिच, उन्होंने चाहते ही मेरे को यही बोला था कि अधिकारी बनना है तेरे को। तो फिर जैसे मैं एनरोल हुआ 2021 में एनरोल हुआ था वहाँ पे, और 1 साल मैंने कोर्स वर्क किया था। फिर उसके बाद में प्रिपरेशन, जैसे ये वैकेंसी आ गई थी 2022 में, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने दिसंबर से। ठीक है। दिसंबर, जनवरी और जून में पेपर था आपका? हाँ, जून में पेपर था, डेट भी आ गया था, डेट अगले महीने मतलब फरवरी में आया था। और मैंने दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। पहले तो मटेरियल कलेक्ट किया, और इसमें मटेरियल है नहीं वैसे कंबाइंड कहीं पे। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर से मटेरियल कलेक्ट किया और फिर तैयारी स्टार्ट की। 1-2 महीने देखा, फिर जैसे फरवरी आया था वहां से कंटिन्यू बहुत अच्छे से, ठीक है, डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, तो आपने क्या क्या, चलो अपन बुक्स पे आ जाते हैं कि अगर आपको FSO की तैयारी करनी है, अब तो आपने वो साइट देख रखी है जिस साइट से सक्सेसफुल एस्पिरेंट बन जाता है, लाइक फ्रॉम ए नॉर्मल एस्पिरेंट टू इंस्पिरेशन आप बन चुके हो ऑलरेडी। तो अब आपको क्या लगता है कि कौन कौन से आपको स्ट्रेटेजीज जिन्होंने बेस्ट रिजल्ट्स दिए आपको, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी और कैसे तैयारी शुरू करी? देखिए, जब दिसंबर में थे तब मैंने जैसे बच्चे मैंने पढ़ाए भी है, तो उनको भी मैंने स्ट्रेटजी बताई भी थी। सब लोग एग्रीकल्चर में बेसिकली अपने यहाँ क्या करते हैं, एग्जाम जैसे आता है नजदीक उस टाइम तैयारी स्टार्ट करते हैं, वो बहुत रॉन्ग स्ट्रेटजी है। सभी का लगभग यही रहता है, लेकिन मैंने उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर, उससे पहले भी एग्जाम दिए हुए थे मैंने, AARO भी प्रिपेयर था थोड़ा सा। हाँ, तो प्रिपेयर था, तो मैंने जैसे तैयारी स्टार्ट की थी उसमें मैंने एक ही चीज सोच के रखी थी कि ये 6 महीने अपनी जिंदगी के देने हैं। सही बात है, बेस्ट मतलब हाँ, जो भी है, मतलब इसमें 1% भी मेरे को लापरवाही नहीं करनी है, मैंने यही सोच के स्टार्ट किया था। तो मैं जैसे मेरा रूटीन बताऊं, बुक पे बाद में आता हूँ। रूटीन ये था कि मैं सुबह 6 बजे जाता था अपने हॉस्टल से लाइब्रेरी, तो वहाँ पे लाइब्रेरी का लॉक ही मैं ही खोलता था, और फिर लंच होता था बीच में, हॉस्टल आके लंच करके वापस चला जाता था, सोना होना नहीं। उसके पहले मेरी लाइफस्टाइल देखे तो अलग थी, मतलब हॉस्टल लाइफ ऐसा होती है, उठे चाय पिया वापस सो गए, फिर खाना खाया और फिर सो गए, ऐसा था। तो फिर वापस लंच के बाद में पूरा दिन पढ़ा, शाम को थोड़ा रेस्ट किया, मतलब चाय वगैरह लिया, और फिर वापस स्टार्ट कर दिया। 11 बजे तक मैं लाइब्रेरी के वापस लॉक करके मैं ही जाता था। ठीक है। बुक्स वगैरह में देखे तो है कि 6 महीने का मेरा ये था कि सिलेबस का एक पॉइंट निकालना है। सिलेबस पे आते हैं पहले कि इसमें 14 यूनिट्स हैं आपकी और डाइवर्स सिलेबस है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी है, आपकी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, GK भी है। 150 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। हाँ, इसमें से 40 ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें 40 क्वेश्चन तो GK का है, उसमें करंट अफेयर्स भी है, जनरल नॉलेज जो है राजस्थान का, और ज्योग्राफी, आर्ट्स, अपनी ज्योग्राफी, आर्ट्स कल्चर, हिस्ट्री, और एक था करंट अफेयर्स और कुछ इंस्टीट्यूट्स के
ओके, ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट। ये सारे कुछ थे। और जो रिमेनिंग 110 क्वेश्चन थे वो सब्जेक्ट पार्ट था, जिसमें यूनिट थी 8 यूनिट थी। Okay. और काफी डाइवर्स है, इसमें केमिस्ट्री है, फूड माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर भी है, और जो ये अपना लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है LPM वो भी है। तो 102 क्वेश्चन का पूरा डिवीजन है, लेकिन ये नहीं था कि इस यूनिट से इतना क्वेश्चन आएगा, बस ये स्पेसिफाइड नहीं। हाँ स्पेसिफाइड नहीं था। ठीक है। तो हमने जैसे स्टार्ट की तैयारी, तो एग्रीकल्चर वालों के लिए मेन चैलेंज ये होता है कि केमिस्ट्री वाला, है ना। और बाकी मैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले ही पढ़ी हुई, जैसे फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गई, बायोलॉजी का भी कुछ पार्ट पढ़ा हुआ था। और इनके लिए सर बुक्स कौन सी आपने फॉलो की थी? जैसे केमिस्ट्री के लिए मैंने प्योरली NCERT, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए ठीक है। NCERT की ठीक है। 11वीं और 12वीं की बुक्स पढ़ी थी, है ना। फिर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो हमारे जैसे प्लांट साइंस में हम पढ़ते भी हैं, प्लांट फिजियोलॉजी की बुक आती है पांडे एंड सिन्हा की, है ना, उससे कुछ मैटर उससे भी पढ़ा था, और कुछ अदर बुक्स नोट्स थे उनसे भी तैयारी की थी। ठीक है। फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी के एक मेरा दोस्त था प्रदीप कुमार है, उसने कहीं से नोट्स मंगवाए थे, वो एक प्रिसाइज नोट्स थे। हाँ प्रिसाइज नोट्स थे, और वो मतलब लिमिटेड थे, किसी के पास अवेलेबल नहीं थे। तो उसने मेरे को बोला कि आगे आप फॉरवर्ड नहीं करो तो मैं आपको देता हूँ। अच्छा। तो उसने मेरे को दिए, और उसमें से क्वेश्चन भी आए हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी। और इसका वाक्य मैं बताता हूँ कि मैंने आपसे बात भी की थी, कुछ कोचिंग है, जैसा मैंने बता रहा था कि फूड माइक्रोबायोलॉजी की जगह पे ह्यूमन माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा दिया उन्होंने। हाँ सर, मैं उस पे आना चाहता था एक्चुअली, वो थोड़ा सा अलग तरीके से आते हैं उस पे। हाँ। बट आप एक बार ये बुक्स कंप्लीट कर दीजिए, फिर आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का वहां से हो गया। उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स हमारा प्लांट ब्रीडिंग का अच्छा ही होता है, तो उससे प्रिपरेशन कर लिया था। फिर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और जो अपना प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो BD सिंह वगैरह बुक से जो चैप्टर है इसके वो हमने वहां से कवर कर लिए थे। और एग्रीकल्चर तो आपने पढ़ी? एग्रीकल्चर मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली PhD कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर पढ़ने का उतना, ऑब्वियसली आप इतने साल से कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हाँ सब्जेक्ट को बाहर रखा है कि भाई ये तो अपन कर ही लेंगे। इसके अलावा जो हमारे जैसे केमिस्ट्री थोड़ा लूज था, तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देके अच्छा से कवर कर लिया था। फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए मैंने श्रीवास्तव की बुक आती है एक, है ना, उसको UG में पढ़ा था, उसको कंसिडर करके उसमें सब कुछ मटेरियल है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का। ये सारी आपकी बुक्स होगी जिसमें आपने पढ़ाई की। मैं कुलदीप जी आप कहना चाहता हूँ कि जब आपने आपने कब प्रिपरेशन शुरू करी थी? मैंने सर 1 जनवरी के आसपास मैंने अच्छा किया था। रिजोल्यूशन ही लिया आपने तो? न्यू रिजोल्यूशन? क्योंकि फॉर्म लास्ट डेट पे भरा था, तो 30 नवंबर को लास्ट डेट थी। तो उसके बाद फिर 1 महीना ऐसे ही। और आप तो MS मास्टर से भी ड्रॉप ले चुके थे, तो कुछ मास्टर्स वाली कॉलेज में बोल के आए थे कि अब तो फाड़ूंगा मैं? हाँ, ये थोड़ा वहां पे कुछ हो गया था, तो अच्छा। मैं उन्होंने पूछा था कि यहाँ से जाके क्या करोगे, तो मैंने बोला था कि जो भी करूंगा इससे अच्छा ही करूंगा। तो फिर अब तो सुन रहे हो अच्छी बातें पहुंचनी भी चाहिए, सही बात है, बाकी लोगों को भी। उनकी वजह से आज यहाँ पहुंचा एक तरीके एक पुश, नेगेटिव पुश जरूरी है लाइफ में, नहीं आपको लगता है? हाँ जरूरी है, प्रेशर भी जरूरी है। प्रेशर बहुत सारी चीजें बदल देता है कि पहले बिना प्रेशर के इतना आदमी वो नहीं कर पाता है। आप कंफर्ट जोन में थे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे कि अब फायर वाला जोन है, अब तो मुझे प्रूव करके रहना है? वो वैसा ही जो जोन था, और मेरा स्टडी आवर्स भी, मतलब मैं इतनी सीटिंग पहले नहीं करता था, पर 1-2 जनवरी से मैंने बहुत अच्छी तरीके से, मतलब 10-12 घंटे 10-12 एवरेज था। ये चीज आपके साथ भी और गोवर्धन जी आपके साथ भी है कि, और n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ है कि बच्चों को लगता है यार मैं तो कभी पढ़ाई में था ही नहीं, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट सा था और क्या पता मेरे से हो ना हो। तो ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है ना, जो बच्चा अपने आप पे ला देता है कि यार मैं तो नहीं कर सकता, वो वाली चीज आपने फेस की होगी। आपका डेयरी फील्ड था और आपने फिर, क्योंकि डेयरी, ऑयल टेक, आपकी फूड टेक, आप अगर आप मास्टर्स केमिस्ट्री से कर रखी है, BSc एग्रीकल्चर, वेटनरी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब कुछ अलाउड है। तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे इस पर्टिकुलर जॉब को लेके कि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, आपको एग्रीकल्चर भी अलग से पढ़नी पड़ी और उस पर भी ज्यादा ध्यान देना पड़ा, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजीज थी? अगर कोई बच्चा जो आपकी डेयरी टेक से है, दूसरे फील्ड से है, जो अभी जैसे हम जब बात भी कर रहे थे सर, और कि 50% एग्रीकल्चर वालों का सिलेक्शन हुआ इसमें, तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे? मैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था एग्रीकल्चर,
क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो काफी सारी वेराइटियां होती हैं इनके साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम वगैरह वगैरह। कि ये तो मैं इग्नोर करा था, वापस कैसे आ गया? नहीं हाँ, फिर? मतलब मैंने वैसे एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर पढ़ा भी नहीं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि मेरी बाकी यूनिटें सही थी। ओके, मैंने क्या 2020, हमने छोड़ ही दिया। हाँ, चलो बढ़िया। पर उसमें मेरा एक किस्मत ये थी कि मैंने 1-2 क्लास ली थी, उनमें से मेरे 2 क्वेश्चन आ गए। अच्छा तो 2 क्वेश्चन तो करेक्ट हो गए उसमें से, अच्छा। बाकी पढ़ा नहीं। और मैंने क्या है 20-21 में FSSI की वैकेंसी आई थी, अच्छा, वो सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल ठीक की। है। तो CFSO की और टेक्निकल ऑफिसर की उसमें पोस्ट थी, तो मैंने उसकी तैयारी करी थी। अच्छा, वो जो रेजिडुअल नॉलेज जो आपको काम आ गई। हाँ, तो वो जो मेहनत थी मेरा वहां से काफी, मतलब जो हमारे प्रोसेसिंग वाला पार्ट था वो लगभग सारा क्लियर था। ओके, फूड माइक्रोबायोलॉजी क्लियर थी, उसके बाद इंस्टीट्यूट वगैरह ये सब अच्छे थे। अच्छा। आपका क्या रहता था, मतलब कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो ये है कि जब आप पढ़ रहे हो तो बस दिमाग में पढ़ाई होनी चाहिए। तो सीरियस कितने महीने आपने तैयारी की इस एग्जाम? मैंने तैयारी लगभग अक्टूबर-नवंबर से चालू कर दी थी। कोई 7-8 महीने आपने? हाँ, मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था, तो वो कोचिंग ने तो खैर इतना अच्छा नहीं किया, तो मतलब जिस भरोसे से हम गए थे मटेरियल था ही नहीं ना। मैं एक्चुअली यही प्रॉब्लम, मैं इस सवाल पे भी आना चाह रहा था कि जैसे आपने भी बताया सर कि कुछ कोचिंग्स फॉर द सेक ऑफ कि भाई हमें देना है, इसका कोर्स देना है, बच्चों की डिमांड है, दे देते हैं। तो आपके साथ भी, सबके साथ भी यही हुआ। और आपका क्या एक्सपीरियंस था कि कुछ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ानी थी, तो क्या वो स्टोरी आप बता रहे थे प्लीज? मतलब उस कोर्स में तो फूड माइक्रोबायोलॉजी था। अच्छा। और उन्होंने शायद एक MBBS डॉक्टर को बुला के ह्यूमन माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा दिया। हाँ, अभी हम तो डॉक्टरेट है तो हमको समझ में आ गया। अभी उस कोचिंग में जो बड़े लड़के एनरोल, ऑब्वियसली जो मान लो आपको ऐसे। ब्लैंक होके आपको विश्वास कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑब्वियसली देखो जब ऐसी चीजें आती है तो प्लेटफॉर्म की डिग्निटी भी तो ऐसा आती है ना कि आप क्या दे रहे हो वो मैटर करता है। और एटलीस्ट बेस्ट पॉसिबल वे में ना दे पाओ, अपने तरीके से दे पाओ, लेकिन वो तो दो जो एटलीस्ट सिलेबस में है। हाँ, वो तो, वरना फिर डाइवर्ट करने की बात हो गई कि आप सीधा जाना, बच्चा अपने आप ही चला जाता है ऐसे। तो फिर उनको पता भी लगा, खैर उन्होंने सही कर दिया, फिर दूसरा टीचर लगा के करवाया भी है, लेकिन वो फॉल्ट हो गया था उनसे। और ऐसा कुछ फैकल्टी अच्छी भी थी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं, ऑब्वियसली हम कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहे हैं, ऑब्वियसली इट इज नॉट डिफेमेशन, बट समटाइम अब इससे एक सीख मिलती है बच्चों को कि किसी पे भी आप ब्लाइंडली विश्वास न जाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओ। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जहां जहां आपकी वीक एरियाज है वहां को आइडेंटिफाई करो, वहां से जो आपको हेल्प लगती है कि भाई, एंड अगर कुलदीप जी अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप कुलदीप जी से पढ़ लीजिए, अगर गोवर्धन जी अच्छा पढ़ा रहे हैं तो गोवर्धन जी से पढ़ लीजिए, वो डिपेंड करे। मैं इसके लिए बताता हूँ कि जैसे हमारे कुछ एक टॉपिक था ऐसे, मैं अभी क्लियर नाम तो याद नहीं है, प्लांट टॉक्सिन या ऐसा कुछ था, टॉक्सिन्स या हेवी मेटल था, हेवी मेटल। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, वो टॉपिक कहीं मिला नहीं मेरे को, उसका मैटर भी नहीं मिला था। तो मेरा दोस्त जो मैंने बताया था प्रदीप कुमार, और हम दोनों ऐसा यूट्यूब पे देखते रहते कि भाई कोई न कोई मटेरियल मिल जाए। तो उसमें एक वीडियो मिला था, एक लेडीज का है, उसके व्यूज भी कोई ज्यादा नहीं, 200-300 व्यूज थे। लेकिन वो वीडियो देखा मैंने और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और लास्ट टाइम जब मेरा एग्जाम था उस टाइम भी मैं देख के गया था, और उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए, और उन प्लेटफॉर्म वालों ने नहीं पढ़ाया। जब मैंने उनको मैसेज भी किया था कि ये क्यों नहीं पढ़ाया भाई, तो कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, और देख लो उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए। और वो तो आपने हाई मटेरियल से, हाँ मैंने वहां से पढ़ा। मैंने अब मतलब मटेरियल आपको खोजना पड़ेगा। सही बात है, आपको खोजना पड़ेगा। वो व्यू देख के जाए तो ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन उस लेडीज के व्यू कम है, लेकिन पढ़ाया बहुत अच्छा था उसने। ये चीज पिछले एक्सपीरियंस के लिए एक बैकलैश थी कि इनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, ना कोई स्ट्रक्चर्ड मैनर में कुछ ऐसे था कि भाई यहाँ से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। बट आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इनको सुन रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, किन चीज़ों में फोकस करना चाहिए, कौन सी यूनिट को कहाँ से पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली आपको यहाँ से इंसाइट्स मिलेंगे। सर अब मैं यहाँ से आता हूँ कि FSO के क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? आपको गाड़ी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, गाड़ी होती है, रेड मारने के लिए तो गाड़ी मारने के लिए गाड़ी, क्योंकि फील्ड की जॉब है और आपकी पब्लिक डीलिंग रहती है। तो डीलिंग तो नहीं कह सकते, हमारा FBO है, मतलब हमारा एक इन्फोसिस्टम है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, डायरेक्टली पब्लिक से हमारा नहीं है। हाँ, मतलब जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो हाँ, जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट हो गए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई या रिटेलर हो गया, जो भी फूड आइटम्स बना रहा है, बेच रहा है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, ये FBO कहलाता है। और उनका और हमारा ऐसा जैसा लिंक है, हमारे एक इसमें बताया भी था ट्रेनिंग में कि सास बहू जैसा,
अच्छा, वो थोड़ी नोक झोंक चलती रहती है। नोक जोक कह सकते हैं, या फिर मतलब ये है कि हम सास है वो बहू है, अगर उसने कुछ भी गलती की है तो हमको मतलब हमारे नॉर्म्स इतने हैं कि वो फॉलो करवाने ही पड़ेंगे उसको। कितना भी सही कर ले तो भी हम एक बार कमी उसकी निकाल ही देंगे, कमी मतलब नॉर्म्स में। उसमें तो वही हमारा लिंक भी ऐसा ही है, सास बहू जैसा, और इकोसिस्टम है। डायरेक्टली पब्लिक से तो नहीं है, लेकिन जो एफबीओ है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उनके साथ में हमारा लाइजनिंग है। ओके। और गाड़ी भी मिलती है क्योंकि हमारे इसमें सैम्पलिंग का पार्ट भी है और अवेयरनेस का भी है, सर्विलांस का भी है। तो हम अलग अलग जगह पे जो अपना ज्यूरिसडिक्शन एरिया है उसमें जाके ये करते हैं अपना। लेकिन कुलदीप जी, आप क्या बताना चाहेंगे कि इंडिया में जो भी फूड क्वालिटी स्टेटस है, जब ऑब्वियसली हम पहले न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारे पास क्वांटिटी नहीं थी। आप एग्रीकल्चर से बेटर जानते हैं कि अब हमारे पास क्वांटिटी इनफ है। राइस में हम नंबर 1 बन गए हैं, बहुत सारी मिल्क में हम नंबर 1 है, पोल्ट्री में नंबर 1 है, बट बाकी सारी जो क्वालिटी की बातें आती है ना, वहां अपन बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब क्वालिटी न्यूट्रिशन की बात आती है तो पहली चीज क्वालिटी नहीं, फिर प्रोसेस आइटम्स में आप कहाँ देखते हैं इंडिया का स्टैंडर्ड की एक्चुअल रियलिटी क्या है? एज एन आप सिटीजन ऑफ इंडिया क्या मानते हैं कि आप जो खाना खा रहे हैं, अगर लेट्स से घर का खाना खा रहे हैं, वो हटा देते हैं एक बार, आप दिल्ली में रहते हैं, आप जयपुर में रहते हैं, आप कोई 3 टायर सिटी में रहते हैं, वहां बाहर से खाना पैक करवा के मंगवा रहे हैं, या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या प्रोसेस आइटम्स, लेज, चिप्स, चॉकलेट्स वगैरह खा रहे हैं, तो कितना अडल्ट्रेशन आप अपने आप में देख सकते हैं? और दूध भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए प्लीज। अडल्ट्रेशन कहीं कहीं पे खुद कंपनी तो नहीं करती जो बना रही, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बना रहे, लेकिन कुछ कुछ लोग इकोनॉमिकल उसके लिए कर देते हैं। पर अब FSSAI के आने के बाद क्वालिटी चेक्स भी बढ़े हैं, तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब मेन पावर भी बढ़ेगी तो और अच्छा हो जाएगा। मतलब वो खुद से नहीं करते, लोग कर देते हैं। लोग, हाँ, मतलब कंज्यूमर को थोड़ा सा मिल रहा है ना, वो ये अवेयरनेस भी अब धीरे धीरे FSSAI बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेयरनेस के बारे में भी लॉन्च करता रहता है। आप भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, मतलब एज एन जब आप जाओगे FSO ऑफिसर बन के, तो आप भी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे? हाँ सर, हमारे क्या है, FSSAI का एक इनिशिएटिव है ईट राइट इंडिया, तो उसमें हम अलग अलग तरीके के कैंपेन करते हैं। एक FSSAI इनिशिएटिव है वो लो साल्ट, शुगर एंड फैट। अच्छा, ऐसा करके वो हर साल, अभी तो मोदी जी ने भी बोला है कि ओबेसिटी इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए भी वो एक अवेयरनेस भी हो गया कि भाई, और उस समय गलती से क्लिप हमारे होम मिनिस्टर पे चली गई थी तो वो भी हो गया था कि क्या हो रहा है। चलो सर, आप डेयरी से हैं तो आप बेटर बता पाएंगे कि जैसे हमने तो सुना है, हमारे दोस्त भी कुछ प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी इंस्पेक्टर्स हैं, रिलायंस, फ्लिपकार्ट वगैरह में, तो कहते हैं कि जो चीज जितनी सफेद है उसमें उतनी मिलावट है। क्या ये सच है? मैं बात कर रहा हूँ मिल्क प्रोडक्ट्स की। ये बात तो सही है, क्योंकि बस इंडिया में मिल्क की डिमांड बहुत है, डेली यूज में हम बहुत दूध दही खाना, दही गुरो हरियाणा, ये टैगलाइन भी हरियाणा वालों की, दूध दही का खाना नंबरों हरियाणा। हाँ, तो दूध में क्या होता है बेसिकली, आजकल एक तो पानी मिलाते हैं, वो सब स्टैंडर्ड हो गया शायद, वो प्रोहिबिट है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू FSSAI वो तो प्रोहिबिट है कि आप दूध में पानी डाल ही नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद दूध में यूरिया मिलाते हैं, कुछ लोग तो यूरिया से ही दूध बनाते हैं, यूरिया डिटर्जेंट पाउडर वगैरह यूज करके वेजिटेबल ऑयल वगैरह मिला के दूध बनाते हैं, तो वो बहुत ही अनसेफ है। ऑब्वियसली लोग दूध तो इसलिए पीते हैं क्योंकि हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ के लिए पीते हैं, और वो कैंसरस प्रॉपर्टीज आ रही उनके अंदर, तो दूध में स्टार्च वगैरह मिलाते हैं, उससे क्या दूध की डेंसिटी बढ़ जाती है। आजकल क्या होता है, दूध की जो प्राइसिंग होती है वो फैट और उसके SNF पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो लोग फैट बढ़ाने के लिए वेजिटेबल ऑयल डाल देते हैं उसमें, और SNF बढ़ाने के लिए कोई चीनी भी बढ़ा देता है, स्टार्च डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं, तो ये एडल्ट्रेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, और ये सारे जो मिल्क आइटम्स, ये दूध में नहीं, बाकी जैसे दही, छाछ, इन सब में भी होता है? ये सब में होता है। आजकल क्या है कि पनीर का बहुत वो है, अभी पनीर का चल भी रहा था, वो आयोडीन टेस्ट कर लो, ऐसा कुछ, वो क्या था सर? ये क्या, वेजिटेरियन ज्यादातर अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए पनीर खाते हैं, वो पनीर पे डिपेंड है, लेकिन आजकल मार्केट में क्या है, पनीर लो क्वालिटी का मिलता है। इवन 5 स्टार होटल्स में भी पनीर लो क्वालिटी का मिलता है। पनीर में क्या होता है, 2 चीजें होती है, एक तो एनालॉग होता है, उसमें तो क्लियर लिखा होता है कि एनालॉग है, पनीर नहीं है। ओके, उसमें मतलब सर, एनालॉग का मतलब ये होता है कि उसका मतलब बहरूपिया है वो। ओके, उसमें वेजिटेबल फैट वगैरह यूज करके ओके, उसको बनाया जाता है, वो लीगल है, FSSAI की तरफ से लीगल है। अगर वो दिखा दें कि वो एनालॉग है। हाँ, अगर वो एनालॉग का कहकर बेच रहे हैं वो
सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे टोफू आता है वो भी मतलब वो सोयाबीन से बनता है, समझ गया। तो उसकी प्रोटीन के लिए वो है। तो पनीर हुआ, उसके बाद मावा हुआ। आजकल मार्केट में जितनी मिठाइयाँ होती हैं उनमें बहुत मिलावट आती है। और स्पेशली सर अपने फेस्टिवल्स में तो ये ट्रेंड ही बन चुका है। हर बार ऐसे ही सुनते हैं एफएसओज ने ये रेड मारी, यहाँ ये पकड़ा, इतना जब्त किया। और जो बड़े बड़े मिष्ठान भंडार हैं जो मतलब फेस्टिवल्स में देखिए ना, मिठाइयों का त्योहार है इंडिया में तो, और मिठाइयाँ जहर बन के आ रही है। फूड पॉइजनिंग कितने लोगों को अफेक्ट कर रही है इंडिया में, आप क्या मानते हैं? फूड पॉइजनिंग का मेन कारण है, एक तो हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ना तो पब्लिक अवेयर है, ना तो एफबीओ अवेयर है। जो लोग खाना बना रहे हैं उन्हें भी नहीं पता कि हमें इस हिसाब से बनाना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए एफएसएसआई फास्टैग ट्रेनिंग करवाती है। ओके। जितने भी बड़े रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं उनमें एफएसएसआई की रूल है कि 25 वो जो फूड वर्कर होते हैं, फूड हैंडलर, उनके ऊपर एक सुपरवाइजर होना चाहिए जिसने फास्टैग से ट्रेनिंग ले रखी है। उसमें अलग अलग लेवल हैं ट्रेनिंग के, और एफएसएसआई अपने इनिशिएटिव के द्वारा लोगों को अवेयर करती रहती है कि हाइजीनिक फूड खाओ, इस हिसाब से ये करो वो करो, काफी सारी चीजें। ठीक है कुलदीप जी, मैं आप पे आता हूँ कि जैसे पैकेट्स के पीछे ना काफी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, इंग्रेडिएंट्स ये है, उसमें इतना कोलेस्ट्रॉल है, इसमें एनर्जी इतनी है, ये है। क्या वो सारे हमेशा सही होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। ओके। और उनको फॉलो करना भी जरूरी है रूल के हिसाब से। वो एक प्रॉपर ऑर्डर में ही होना चाहिए। न्यूट्रिशन, क्वांटिटी जो भी और इंग्रेडिएंट हैं उसमें जो रूल है कि एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होना चाहिए, तो वो वैसा ही होना चाहिए रेगुलेशन के हिसाब से। लेकिन कई जो छोटी कंपनियां होती अवेयर नहीं होती, तो वो कभी किसी का कॉपी करके कर देती है, तो उनके लिए भी अलग से ट्रेनिंग होती है, तो उनको जाके समझाया जाता है, तो वो फिर कर देते हैं। और सर मार्केट में एक्सपायरी डेट का जो है ना, एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट जैसे ब्रेड हो गए, दूध हो गए, तो इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले जाते हैं, वो कितने एडिबल होते हैं और वो कितने हार्मफुल हो सकते हैं किसी भी ह्यूमन के लिए? अब प्रिस्क्राइब लिमिट में वो हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बन के आते। प्रिस्क्राइब लिमिट होती है, उसके हिसाब से अगर वो फूड प्रोडक्ट में होते हैं, क्योंकि एडिटिव्स डालना भी जरूरी है प्रिजर्वेशन के लिए। प्रिस्क्राइब लिमिट में है अगर तो चलता है, स्टैंडर्ड बन के आता है। और जो जैसे कलर हो गया, एडिबल कलर है, उसका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से है, तो हार्मफुल नहीं होता वो इतना। हाँ मतलब अगर प्रिस्क्राइब लिमिट में है तो बिल्कुल नहीं होता वो। बट हम देखते हैं कि काफी सारे टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ये एक्सपायरी डेट चेंज भी कर देते हैं अपना लॉस कम करने के लिए। तो उस केसेस में अगर एज इन कोई एफएसओ उस चीज को पकड़ लेता है कि भाई ये कुछ गलत कर रहा है प्रोडक्ट्स के साथ, तो आपकी क्या रेगुलेशंस बनते हैं? उनको पेनल्टी होती है, सजा होती है, या सब दोनों भी होता है? दोनों होता है। वो अनसेफ की क्या, अगर एक्सपायर्ड हो गया है तो अनसेफ हो जाता है उसका, पहले सैंपल लेके रिपोर्ट आती है। अनसेफ हो जाता है तो उसका फिर कोर्ट में केस चलता है और जुर्माना और दोनों 10 लाख उम्र कैद भी है शायद। अच्छा। तो वैसा होता है। और फिर जुर्माना उस चीज पे भी लगता है कि उसने वो प्रोडक्ट कितना बेच के उसका कितना इकोनॉमिकल फायदा उसने उठाया है, उसके प्रोपोर्शन के रेशियो के हिसाब से फिर वो कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना होना चाहिए। गोविंद सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर जैसे कोई भी छोटा ठेले वाला भी है, क्या उसके पास एफएसएसआई लाइसेंस होना जरूरी है? देखो, इसमें पहले तो 2 कैटेगरी होती है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। ओके। जो बिलो 12 लाख टर्नओवर है जिसका साल को, हाँ, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। और जिस 12 लाख से अब उसका लाइसेंस बनाया जाता है। अच्छा, तो बिना रजिस्ट्रेशन के तो कोई नहीं चल सकता? हाँ, हमारे रेगुलेशन में ये है कि एक्ट में ही लिखा हुआ है कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर विदाउट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के कोई भी नहीं चला सकता है। ओके। और ये जो ये है मैंडेटरी है, और अगर कोई चलाता है तो वापस वो हाँ, उसको पेनल्टीज के अंदर में आ जाएगा। पेनल्टीज के अंदर आ जाएगा। और जो ये अब बात कर रहे थे जैसे स्ट्रीट फूड वेंडर से, होकर से, इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो रजिस्ट्रेशन फोस्को से एक है अपना एफएसएसआई की वेबसाइट, वहां से वो बनवा सकते हैं। कुछ पैसे लगते हैं उसके लिए? हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपए है। 100 नॉमिनल है। 1 साल का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर उसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। और लाइसेंस का अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है, 2000 है, 5000 भी है, 3000 भी है, ऐसा। अच्छा।
और आप क्या मानते हैं कि इंडिया में मतलब हम ये जब भी बात करते हैं फूड की बात करते हैं, फूड सेफ्टी की बात करते हैं, तो सिर्फ प्रोसेस आइटम्स पे ही पॉइंटेड होता है कि प्रोसेस आइटम्स में जैसे पाम ऑयल ज्यादा यूज करते हैं। और एक थ्योरी भी मैंने कुछ टाइम पहले अभी जैसे मैं बात भी कर रहा था, एक अभी फूड सेफ्टी एफएसएसआई ने एक केस को टर्न आउट किया था कि ये जो फ्लेवर्ड चाय होती है, जो जैसे कुछ अलग चाय, जैसे नॉर्मल चाय तो अलग है, उसके अलावा जो टी के नाम पे कुछ और बेच रहे हैं, जैसे फ्लेवर्ड चाय होगी, हर्ब्स की कोई चाय होगी, उनको मिसलीडिंग बता के टी नाम हटाने को बोल दिया गया कि अब आप टी के नाम पे नहीं बेचोगे, जैसे आप कुछ भी अलग टी टाइप होगी। तो उसका क्या केस? जैसे अपने इसका एफएसएसआई का रेगुलेशन भी है इसके लिए, एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स का, कि जो एक्चुअल जो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू है या फिर जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसके अलावा कोई दूसरी चीज कह के बेच रहा है तो मिसलीडिंग, मिस ब्रांडेड में आएगा। तो ये नहीं कर सकते आप। जो उसके अंदर एक्चुअल कंटेंट है उसी को आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कई सारे बड़े प्लेटफॉर्म है, विमल का है, जैसे दाने दाने में केसर का दम, तो वो पॉसिबल नहीं है हर दाने में केसर लिए। तो उन्होंने फिर एफएसएसआई ने रेगुलेशन के तहत उनको नोटिस भी दिया था, और उन्होंने चेंज भी किया है अभी। अच्छा, है ना, उन्होंने चेंज भी। अब वो केसर का दम नहीं बताते? हाँ, वो केसरी जो होगा इससे बताते हैं। हाँ, तो बोलो जी, मिसलीड नहीं कर सकते। कस्टमर कस्टमर जाएगा तो उस जो सामने फ्रंट पे डिस्प्ले पैनल पे लिखा हुआ है वही देख के खरीदता है, और उसमें गलत जानकारी है तो वो मिसलीड कर रहा है। ये रेगुलेशन है एफएसएसआई का। तो ये जो ब्रांडिंग्स वगैरह अपन देखते हैं ना, जैसे बेवरेजेस वगैरह भी आपके अंडर में आते हैं। हाँ, जो लिकर बेवरेज, लिकर भी। तो अभी ये जो लिकर को आप डायरेक्टली ऐड वगैरह आप नहीं देखते हैं। आप जैसे रॉयल स्टैग म्यूजिक सीडीज हो जाती हैं, आप रॉयल चैलेंजेस, बोल्ड चैलेंज ऐसा एक्साइज में है। वैसे तो हमारा है केवल मिलावट। अच्छा, मिलावट, आप एडल्ट्रेशन नहीं देखते। और वो लिकर वाले को भी फूड सेफ्टी का लाइसेंस चाहिए, जो एफएसएसआई रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नॉर्म्स फॉलो कर रहा है। वैसे ठीक है, तो आई होप कि इस बारे में भी बच्चों को काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ गोविंद जी कि अपन अगर आपको आज कोई बीएससी एग्रीकल्चर का या बीएससी फूड टेक का, बीएससी ऑयल टेक का, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का कोई भी स्टूडेंट सुन रहा है, तो वो क्या गलती ऐसी ना करे जो आपने करी, और क्या अपने आप की जर्नी में वो चीजें लाए जो आपने करी, जिसकी वजह से आपका ये पेपर निकला, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हो? देखो, जो गलती है जो तो पहले हो गई थी, वो गलतियों को सुधारा है तभी इसमें सेलेक्ट हो गए। ठीक नहीं, अब वो गलतियां क्या हुई मैं बताता हूँ। पहली बात तो है कि सिलेक्टिव मटेरियल लो, और लार्ज मटेरियल नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ लिमिटेड मटेरियल, रिपीटेड रिवीजन। ठीक है, रिवीजन आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने किया था, जब लास्ट में 1-1.5 महीने से पहले मैंने 4-5 बार रिवीजन कर लिया था, और मटेरियल को शॉर्ट करते हुए जाना। जैसे एक 500 पेज की बुक है तो मैं उसको हर बार उस बुक को थोड़ा पढ़ूंगा। जो मेरे को याद है उसको पढ़ना नहीं है, जो याद हो गया है उसको छोड़ना है, जो नहीं हुआ है उसको एक अलग से कॉपी में लिखना है, और इसी तरीके से इसको शॉर्ट करते जाना है। लास्ट में जब मैं केमिस्ट्री का, मेरे पास 3 पेज के अंदर सारी चीजें आ गई थी, बायोलॉजी की 2 पेज में आ गई थी, इस तरीके से सब मटेरियल 2-2, 5-5 पेज में आ गया था, और लास्ट में मैं पढ़ के चला गया था। आपने नोट्स बनाए थे? हाँ, मतलब नोट्स इन द सेंस मैं शॉर्ट करता गया, शॉर्ट करता गया था। जो याद हो गया उसको मैं पढ़ा ही नहीं वापस। लास्ट में जब मैं एग्जाम देने गया था, उससे पहले मेरा फोटो दिखाऊंगा मैं, 4-5 हम फोटो लगा देंगे। 4-5 महीने तक मैंने दाढ़ी नहीं करवाई थी, और मेरा एक दोस्त भी था, उसने वो बोलता भी था करवाते हैं, लेकिन एक उसके पीछे रीजन था। मैं उसको बोलता था ये याद दिलाती रहेगी कि अपना मकसद क्या है, हमने को करना क्या है। तो यही जो नोट्स का मैं बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे बनाते जाओ, और लास्ट में जब टाइम बचता है उस टाइम पे ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक ज्वाइन कर लिया, ये कर लिया, वो बात की चीज है। लेकिन पहले आप तैयारी कर लिया, फिर बाद में जितना नजदीक टाइम आता जाता है आपकी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ती है, टेंशन होता है, लेकिन वही सबसे मेन टाइम होता है कंट्रोल करने का, है ना। जो लास्ट के टाइम पे कंट्रोल कर लिया वही सिलेक्शन होता है। उससे पहले भले वो 10 महीने पढ़ा क्यों ना हो, है ना, उस टाइम कंट्रोल करके आपको जैसे सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा है, उसका आंसर क्या हो सकता है, इस तरीके से आपको सोचना है, तो आपके दिमाग में वो चीजें फिट भी हो जाती है। अगर आप देखो, 2 तरीके होते हैं पढ़ाई के, एक तो पढ़ते ही जाओ गधे की तरह, एक होता है स्मार्ट स्टडी। मतलब स्मार्ट तरीके से आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना, अलग अलग टाइमिंग पे आपको, जैसे मेरा एक तरीका था
कि सुबह पढ़ने का जो हार्ड लगता था, केमिस्ट्री वगैरह हो गया या करंट हो गया, करंट बहुत मुश्किल काम है याद करना, तो सुबह वही रहता था। फिर दिन में बायोलॉजी दूसरा सब्जेक्ट हो गया, शाम को जैसे मन नहीं लगता था, बाहर घूमने का मन करता था, तो उस टाइम पे मैंने जीके के लिए पेनोरमा पढ़ी थी, दोनों वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड। तो पेनोरमा, हाँ वो बहुत अच्छा मटेरियल और डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं उसमें से, आए हुए भी हैं, एफएसओ में भी डायरेक्टली लाइन आई हुई है, तो उसमें पढ़ते हैं। तो जीके ऐसा चीज है जो पहले तो अच्छा नहीं लगता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं जीके नहीं पढ़ूँ ऐसी नौकरी लगूँ, लेकिन जब आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है ना, तो सब्जेक्ट याद नहीं रहता है लेकिन जीके में इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो जो शाम का टाइम होता है 5 से 7 के बीच में, उस टाइम मेरा 2 घंटे जीके देता था। रेगुलर मैंने कभी नहीं पढ़ा कि 1-2 दिन में खत्म कर दिया, नहीं 2 घंटे पढ़ता था। पेनोरमा पूरी पढ़ी हुई है अच्छे से। एक पेनोरमा तो काफी बड़ी बुक है और लेकिन बहुत अच्छी है, जरूरी भी है। हाँ जरूरी है। सर मुझे याद है कि कुलदीप भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने आपका, जैसे आप आज डेस्क के साइड बैठे हो, आप सक्सेसफुल हो, जब 2 गुना पास किए गए थे, मुझे तारीख याद है 20 फरवरी 2024, उस दिन 2 गुना पास हुए थे और मैं जिस रूम में रहता था मेरे साथ एक दोस्त रहते थे जिनका रिजल्ट मैंने चेक किया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं उनके चेहरे पे पढ़ पा रहा था कि ये अच्छा नहीं हुआ। फिर हम बाहर गए, आज वो मेरे दोस्त हैं, अभी उसके बाद में उन्होंने मेहनत करी और आज वो एग्रीकल्चर ऑफिसर है। मैंने उनकी जर्नी भी देखी है कि फ्रॉम फेलियर, आप सिर्फ फेलियर ही लास्ट आपका स्टेप नहीं है, ऑब्वियसली वो एक स्टेप है जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल बन सकते हो। और उन्होंने भी जिनका पॉडकास्ट ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा है, विजेंद्र लोक साहब की बात कर रहा हूं मैं, और आप उस समय पास हो गए थे, उस समय फेल हो गए थे। आप उन ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे जो आज शायद कोई एग्जाम में फेल हो रखे हैं, हो सकता है आने वाले एग्जाम में 1-2 एग्जाम में भगवान ना करे वो फेल हो जाए, फिर भी उनको कैसे मेंटेन करना चाहिए और क्या उनके पास मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई हमें तो यही करना है? क्या ऐसी गलती ना करें कि वो वापस रिपीट हो, ऐसा कुछ? उनको गलती एक ये नहीं करनी चाहिए कि लिमिट नहीं करना चाहिए खुद को। एक बार फेल हो गए तो नेगेटिव इतना नहीं लेना चाहिए कि फेल हो गए, क्योंकि तैयारी करके इंसान फेल होता है तो कुछ एक नंबर से ही होता है, तो उनका बेस वैसे भी रहता है, तो कंटिन्यू करना चाहिए और आगे चल के उनका निकल ही जाता है। पेपर में भी मैं भी फेल हुआ हूँ, पिछले कुछ पेपर्स में हुआ था, दिए थे, तो लेकिन मेरा बेस बनता गया, मेरा जीके स्ट्रांग हो गया था। एब्सोल्युटली, यही बच्चे नहीं समझते कि भाई आज आप फेल हो रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप कंप्लीटली फेल हो गए। और जैसे सर ने बोला, और बहुत सारे जो भी आप पॉडकास्ट वगैरह देखते हो ना, आप सिर्फ वो साइड मत देखो, आप सर की स्टोरी सुनो, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि सर ने यूजी करी, पीजी करी, फिर पढ़ाया, फिर पीएचडी करी, फिर कुछ एग्जाम्स दिए होंगे, फिर ये एग्जाम दिए और आज आपके सामने। तो आसान कुछ नहीं है, एक बार में सब कुछ नहीं हो रहा है। सर ने भी सेम चीज की एडमिट कर रहे हैं ना कि भाई फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, और फेल हुए सर भी, हर कोई फेल होता है, बट उसको आप किस तरीके से लेते हो। जैसे सर ने बोला कि वो बेस बनता गया, ऑब्वियसली वो चीज आगे आपको हेल्प करी होगी इस एग्जाम में। हेल्प करी, जीके मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया था। हाँ। तो और मैंने रिलाई भी जीके पे ज्यादा किया था, क्योंकि मेरे 40 नंबर का 40 क्वेश्चन का कुछ था, तो मेरा टारगेट था कि 30+ इसमें करेक्ट करने ही। और कितने हुए? लगभग इतने ही हो गए। हानी जीके तो फिर बहुत स्ट्रांग हो गया। हाँ, और बाकी बायो वगैरह इसमें किया था मैंने। स्टैटिक छोड़ दिया था मैंने क्योंकि टाइम मेरे पास कम था, मैंने लेट स्टार्ट किया था, तो हो जाता है। रुकना नहीं चाहिए, बस रुकना नहीं चाहिए, बस लगे रहो यार। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब प्रिपरेशन करी थी, कंपटीशन का थॉट आया था कि यार इतना कंपटीशन है, अलग अलग स्ट्रीम से बंदे हैं, एग्रीकल्चर वालों को ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, तो ये थॉट्स आपको भी डिस्टर्ब करते थे? ये जरूर करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी भी डर लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन टाइम के साथ सब सीखना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है। डर तो था, क्योंकि राजस्थान जीके भी मैंने पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मैं उससे पहले बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, तो उस पे फिजिक्स, वो मैथ, रीजनिंग वगैरह उस पे फोकस था, तो जीके में भी इंटरेस्ट नहीं था। जीके मेरे इसी के लिए पहली बार पढ़ी थी, तो और हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली। वहां से कुछ मिला नहीं? वहाँ मतलब उन्होंने तो टाइम बर्बाद किया हमारा। हम 100 बच्चे थे उस कोचिंग में, और उनमें से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ है कि मैंने क्या किया था। और आपके सिलेक्शन से कितने और लोगों का एडमिशन लेंगे हो? वो तो मार्केटिंग है सबकी, सभी अपना बिजनेस खोल पे बैठे हुए हैं। तो मैंने क्या, कोचिंग जाना जनवरी के बाद लगभग बंद सा कर दिया था,
पता से- चल गया होगा हाँ, आपको। 1-2 क्लास के लिए मैं ऑब्वियसली आज के टाइम पे मैं तो ये समझता हूँ कि आज के टाइम पे आप जब स्पेशली सर जेनजी को कि आज इतनी रिसोर्सेज है ना सबके पास कि थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा कौन क्वालिटी दे रहा है कौन क्वालिटी नहीं दे रहा। आज आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर किसी बच्चे को ये पता चल गया कि हाँ ये क्वालिटी दे रहा है, ऑब्वियसली वो माउथ वर्ड से ही कोचिंग और इन सब का बिजनेस चलता है। तो ऑब्वियसली आज वो टाइम नहीं बचा, क्योंकि आपने जैसे बताया कि जनवरी के बाद में मैं नहीं जा रहा था, क्योंकि आपको पता चल गया भाई वो क्वालिटी नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो चीज बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। तो वही आप क्या मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट्स को कि भाई ये कर लोगे तो इस साइड आप भी आ जाओगे? इस टाइम पे बच्चों को किसी चीज को लेने से पहले ये सीखना जरूरी है कि अपने को रिजेक्ट क्या करना है, क्योंकि आजकल कंटेंट बहुत है, ट्रू, बहुत कोचिंग में है, सैचुरेट हो गया है। बहुत बुक हैं, तो आपको लगे ये भी सही है ये भी सही है, तो आपको रिजेक्ट करना आना चाहिए कि मेरे को क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कुछ करना, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो Consistent. आपको बस दिमाग में होना चाहिए मेरा समय इसमें जाना चाहिए जितना हो सके। अगर मैं 10 घंटे दे सकता हूँ तो 10 करो, 11 दे सकते हो 11 करो, क्योंकि सबका लाइफ स्टाइल अलग होता है। कोई काम भी करते हैं नहीं दे पाते, सही बात है। पर ज्यादातर टाइम अपना जो आपका टारगेट है उसको देना चाहिए। एब्सोल्युटली। और इस पॉडकास्ट से मैं बड़ा कुछ सीखा हूँ दोस्तों, और शायद आप लोगों को भी सीख मिली होगी कि तीनों की जर्नी में लगभग ऐसी चीजें थी कि सर की जर्नी में ऐसा था कि ऐसी जॉब जो ढूंढना चाह रहे थे जिसमें जीके ना हो। भाई ने भी ऐसी जॉब पहली बार जीके का एग्जामिनेशन दिया और अपनी स्ट्रीम से निकल के अनकंफर्टेबल जोन में जाके दिया। और ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिमिट कर देती है कि यार ये तो मैंने तैयारी नहीं की, मैं इसकी कैसे करूंगा, ये तो मेरा फील्ड नहीं, इसको छोड़ देता हूँ, अगली वाली जॉब पे फोकस करता हूँ, मैं मेरी वाली जॉब पे फोकस करता हूँ। बट वो अपने आप को एक लिमिट करने वाली बात होगी। अगर आपको सच में पता है कि इसमें वैकेंसी है, इसकी जो वैकेंसी है उसमें दम है, आपको एक अच्छी जॉब अच्छी लाइफ दे सकती है, तो अब वो जो आपके सिलेबस में है वो तो चैलेंज है ना आपके लिए। आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और आप एनालाइज करो, प्लानिंग करो कि भाई कहाँ से आपको बेस्ट मटेरियल मिलेगा। आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है, आपको लग रहा है भाई कुछ नहीं है, तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है। कोई भी आप भी मानते हैं कि सेल्फ स्टडी से ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर सेल्फ स्टडी है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से कुछ मैटर मेरे को हेल्प मिल जाए, फ्री यूट्यूब से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, तो वो सब कुछ करो। बट आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ब्लाइंडली फॉलो सिर्फ एक चीज को करो, सिलेबस को, जितना मुझे समझ में आया, और बाकी सारी जो प्रोसेस हैं वो आप ठोकर खा के सीखते हो। एस्पिरेंट हमेशा ऐसे सीखता है। सो आप लोगों को भी शायद ये थॉट्स मिले होंगे, आपको काफी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी, और सबसे बड़ी बात इंस्पिरेशन मिली होगी। लास्ट में सर दिल से थैंक यू सभी लोगों को, आपने टाइम निकाला अपना आज। मैं पूरा ओवरऑल एक लाइन में बताऊं तो जो मोटिवेशन है वो टेम्परेरी है, जो डिसिप्लिन है वो परमानेंट है, वही आपको सबसे आगे लेके जाएगी। एब्सोल्युटली। विद दिस वी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। और आप जिनको भी जो भी एफएसओ की तैयारी कर रही है, पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं, उनकी जर्नी के बारे में शेयर कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार आयरे वाला पे हैं वो सब्सक्राइब करें। और सर का आपको इंस्पिरेशन कैसा लगा, जर्नी कैसी लगी, कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और कुछ भी अगर मेरे से कुछ सवाल छूट गए जो आपके अभी भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, तीनों सर से, कि उन कमेंट्स के आप रिप्लाई कर दे बच्चों को, और एज इन छोटे भाई छोटे बहन मान के उनको एटलीस्ट थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करें। हमने ट्राई किया है कि आपके पास सक्सेसफुल एक्सपीरियंस की जो जर्नी है वो डायरेक्टली आपके पास आए। आयरे वाला ऐसे एफर्ट्स करता रहेगा। बस आप लोगों का इनिशिएटिव भी चाहिए कि आप लोग, हो सकता है बहुत सारे सवाल होते हैं दिमाग में, शायद मेरे दिमाग में वो नहीं आए होंगे जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उनको लिखना ना भूलें। और कैसा लगा पॉडकास्ट वो भी बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आयरे वाला।